Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions. So there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. Hanji beta ji, we are now going to study the chapter Bholi, which is written by K.A. Abbas. अगर आपको इस चैप्टर को एक ही लाइन में सम अप करना है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिस चैप्टर इज़ अबाउट डेवलपमेंट ऑफ भोली टू सुलेखा. ये चैप्टर भोली की जर्नी है फ्रॉम भोली टू सुलेखा. भोली सुलेखा कैसे बनी, भोली कौन थी, ये सारी चीज़ें आप अगर समझ जाते हो तो एक ही लाइन में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है. द जर्नी ऑफ भोली फ्रॉम भोली टू सुलेखा. राइट, भोली इज़ ऑब्वियसली द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी. इसका जो रियल नेम है वो एक्चुअली है सुलेखा. राइट, ये नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी डॉटर है. रामलाल इज़ द नंबरदार ऑफ द विलेज. ही इज़ अ मिडल एज्ड मैन. वो अराउंड 40-50 ईयर्स का है. एक प्रॉस्परस फार्मर है. प्रॉस्परस फार्मर का मतलब है कि उसकी अच्छी खासी आमदनी है, उनमें गरीबी नहीं है उनके फैमिली में. रामलाल के 7 चिल्ड्रन हैं और भोली इज़ द 7th चाइल्ड. राइट, रामलाल जो है इसका बहुत छोटी सोच है. ही हैज़ अ वेरी नैरो माइंडसेट. राइट, उनके लिए जो डॉटर्स हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, दैट इज़ देयर मैरिज. कि डॉटर्स अगर घर में हुई हैं, दे आर बॉर्न इन द हाउस, तो उनको एक ही एम होता है कि इनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए. सिमिलरली जो भोली की मदर है वो भी बड़ी एक टिपिकल कंजर्वेटिव सी मदर है. इनफैक्ट वो भोली का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं. शी कम्प्लीटली इग्नोर्स भोली. द ओनली रे ऑफ लाइट इन भोलीज लाइफ इज़ हर स्कूल टीचर. जो भोली की स्कूल टीचर है, शी इज़ वेरी पेशेंट. बहुत उनमें पेशेंस है, बड़े प्यार से. शी इज़ वेरी लविंग, शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी कंसिडरेट. वो भोली का बहुत प्यार करती हैं, उसका बहुत ध्यान रखती हैं, उसको बड़े प्यार के साथ पढ़ाती हैं, एनकरेज करती है. राइट, शी एजुकेट्स भोली वेरी लविंगली एंड वेरी जेंटली. एंड फाइनली द लास्ट कैरेक्टर इज़ बिशंबर. बिशंबर इज़ भोलीज प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड. प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड का मतलब है शादी नहीं होती है, बट हाँ उससे भोली की शादी होने वाली होती है. शादी क्यों नहीं होती है? बिकॉज बिशंबर प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी अ ग्रीडी मैन. वो भोली से डाउरी के लिए शादी कर रहा होता है, तो इसीलिए ये शादी हो नहीं पाती है. नाउ इफ़ वी गो बैक, मतलब हम अगर इस चैप्टर की थीम्स को अंडरस्टैंड करें तो ये चैप्टर की जो मेन थीम्स हैं जिसके आगे पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, दैट इज़ पेरेंटल निग्लेक्ट ऑफ द गर्ल चाइल्ड. पेरेंटल निग्लेक्ट मतलब ऑफ द नॉट ओनली द गर्ल चाइल्ड बट द निग्लेक्ट ऑफ द फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड. ये 2 प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कि पहले तो गर्ल चाइल्ड का निग्लेक्ट होता है, और अगर वो गर्ल चाइल्ड में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो तो और भी ज़्यादा इग्नोर हो जाती है. सेकेंडली इसमें सोशल इश्यूज़ लाइक डाउरी, वुमेन एजुकेशन, मैरिज, गर्ल मैरिज, ये सारी चीज़ें इंटरमिक्स्ड है. मतलब कहीं ना कहीं इनका भी थीम हमारे को चैप्टर में नज़र आता है. ये जो स्टोरी है ये एक कॉम्प्लिकेटेड इंडियन सोसाइटी की स्टोरी है जो अपनी गर्ल्स के अगेंस्ट बायस्ड होते हैं. मतलब वो गर्ल्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. वो जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं फैमिलीज़ में, उनके साथ उनको इल ट्रीट करते हैं. और भोली जो एक सिंपल सी विलेज गर्ल है, वो इस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की विक्टिम बन जाती है. मतलब विक्टिम को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. विक्टिम मतलब जिसके ऊपर सारे अत्याचार होते हैं.
राइट। तो वो इस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के शी इज़ द रिसीवर, उसका सारी जो बुरी बातें होती हैं ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की, उसकी वो विक्टिम बन जाती है। और जब तक हमारे को एंड ऑफ द स्टोरी आता है तब हमें पता चलता है कि लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। वॉट इज़ द ओनली थिंग इन लाइफ, वॉट इज़ द ओनली थिंग विच कैन ब्रिंग अ चेंज इन लाइफ, राइट। भोली की ज़िंदगी में भी यही चीज़ है जो चेंज लेकर आती है। अगेन इसके साथ जुड़ी हुई जो थीम्स हैं वो हैं, अगर लव हो, कोई आपके साथ सिंपथाइज करे, कोई आपको एनकरेज करे, तो आपकी बड़े से बड़ा ज़ख्म जो है वो हील हो जाता है। आप जितने मर्जी कमज़ोर हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप डिप्रेस्ड हो गए हो, आपकी आत्मा, आपका सोल डिप्रेस्ड है, तो उसमें भी जान भर जाती है। और अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करे तो वो आपको डीमोरलाइज कर देता है, आपकी स्पिरिट को आपको तोड़ के रख देता है, राइट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इस चैप्टर में सर्टेन सोशल ईवल्स हैं। अगेन ये ईवल्स ना सिर्फ प्रेजेंट हैं, बट ये चैप्टर हमें बताता है कि इन ईवल्स को हमारे को ख़त्म भी करना पड़ेगा। वी नीड टू कर्ब दीज ईवल्स। After understanding the characters, the different characters in the story and understanding the themes, जो इस स्टोरी की थीम है, तो आपको बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा भोली के बारे में। यस, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। भोली जब पैदा हुई थी, शी वॉज अ वेरी फेयर एंड प्रिटी चाइल्ड। फेयर का मतलब है दैट शी वॉज गुड लुकिंग, मतलब उसका गोरा कम्प्लेक्शन था और वो देखने में बहुत सुंदर लगती थी। वो 4th डॉटर थी नंबरदार रामलाल की, बट 7th चाइल्ड थी। नंबरदार रामलाल के 3 बेटे थे और 4 डॉटर्स थी। ऑल ऑफ देम वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। भोली भी बहुत सुंदर थी, बहुत प्रिटी थी व्हेन शी वॉज बॉर्न। बट जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो वो अपने कॉट से गिर गई। गिरने के कारण उसके ब्रेन का एक हिस्सा कहा जाता था कि डैमेज हो गया, राइट। और उसको इस डैमेज के कारण, उसका ब्रेन डैमेज होने के कारण उसकी जो डेवलपमेंट थी वो थोड़ी स्लो हो गई। एंड एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हर भोली, जबकि भोली का रियल नेम सुलेखा था, बट कोई भी उसको सुलेखा नहीं बुलाता था, सब उसको भोली बुलाते थे। अब ये प्रॉब्लम के साथ 10 महीने में गिरने के कारण जो उसको चोट लगी थी, उसके साथ साथ जब वो 2 साल की थी, सो शी वॉज स्ट्रक बाय एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स अब हमारी सोसाइटी से इरेडिकेट हो चुका है, बट दैट टाइम इसका जो आफ्टर इफेक्ट होता था स्मॉल पॉक्स का, वो बहुत ख़राब था। आपका पूरा चेहरा, जहाँ पर भी ये पॉक्स मार्क्स होते थे, वो पूरा एरिया डिसफिगर्ड हो जाता था, बहुत गहरे गहरे निशान पड़ जाते थे काले रंग के, राइट। तो इस स्मॉल पॉक्स के कारण और ऊपर से ब्रेन डैमेज के कारण भोली सुरेखा वॉज कॉल्ड भोली व्हेन शी वॉज वेरी यंग। मतलब बड़े होने तक उसको भोली ही बोला जाता था। उसको समझा जाता था कि शी इज़ अ सिम्पलिटन, उसका दिमाग नहीं चलता है। एंड उसका डेवलपमेंट स्लो हुआ था। इनफैक्ट उसने जब बोलना शुरू किया, दैट टाइम शी वॉज 5 years old, और बोलती भी थी तो वो सही नहीं बोलती थी। शी वुड स्टैमर, रुक के बोलती थी, राइट। इस कारण से जो बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, और उसका मजाक उड़ाते थे तो इसलिए उसने और भी कम बोलना शुरू कर दिया, राइट। ये एक विशियस सर्कल था। पहले ही उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो कम बोलती थी, रुक के बोलती थी। जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल टूटा बच्चों के मजाक उड़ाने से, तो जब वो बोलती भी थी उसने उतना भी बोलना बंद कर दिया। अब भोली जो थी वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण थी। शी वॉज द बिगेस्ट रीज़न ऑफ द पेरेंट्स वरी। उसका रीज़न क्या हुआ कि नंबरदार रामलाल के घर में, वहाँ के जस्ट अ मिनट जी, भोली जो ये इनका जो विलेज था, इसमें बच्चों को मतलब गर्ल्स को स्कूल भेजना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। बॉयज़ को स्कूल भेजा जाता था और फिर कॉलेज भी भेज दिया जाता था, बट गर्ल्स की सिर्फ मैरिज की जाती थी।
भोली की जो बड़ी बहन राधा थी, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। जो सेकेंड सिस्टर मंगला थी वो एंगेज थी। और थर्ड सिस्टर जो चंपा थी वो इतनी सुंदर थी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी उसकी शादी करने में। बट भोली के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड थे भोली के लिए, बिकॉज उनको लगता था कि भोली ना तो सुंदर है, नाइदर डज शी हैव गुड लुक्स नॉर इज शी इंटेलिजेंट, ऊपर से उसका दिमाग भी सही नहीं चलता है, तो ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा। अब इतने में क्या हुआ कि उस विलेज का तहसीलदार जो था उसने एक न्यू प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज उसका इनॉग्रेशन करना था। तो उसने रामलाल को बोला कि तुम अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजो। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि अगर रामलाल और उसकी वाइफ अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजते तो उनकी शादी रुक जाती, राइट। तो रामलाल की वाइफ ने बोला कि नहीं नहीं, अगर हमने बेटियों की स्कूल भेज दिया तो इनसे शादी नहीं करेगा। बट रामलाल एक नंबरदार था, नंबरदार इज़ अ डेजिग्नेशन, राइट, विलेज की वन ऑफ द पोस्ट है। तो रामलाल ने कहा कि मैं तहसीलदार की बात कैसे मना कर सकता हूँ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सो दे डिसाइड टू सेंड भोली टू स्कूल। वो बोलते हैं भोली का तो एज इट इज़ शादी होनी नहीं है, वो इतनी अगली है, ऊपर से डम है ना, उसका दिमाग नहीं चलता है, तो उसकी शादी कैसे होगी। लेट अस किल अस टू बर्ड्स विद वन स्टोन। हम तहसीलदार को भी प्लेकेट कर देंगे, शांत कर देंगे, और भोली को स्कूल भेजेंगे तो हमारे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ पकड़ा और उसको स्कूल लेके जाने के लिए तैयार किया। अब भोली स्कूल जाने से बहुत डर रही थी। वो क्यों डर रही थी बेटा जी, बच्चों को लगता है कि बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, वो इसलिए डर रही थी। बट आपको ये बात समझनी है, भोली इससे पहले कभी स्कूल गई ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था स्कूल क्या है। अब जिस दिन भोली ने स्कूल जाना था, व्हाट वॉज द चेंज दैट हैपेंड इन हर लाइफ। इससे पहले नो वन केयर्ड अबाउट हर हाइजीन। वो नहाई है नहीं नहाई है, उसके बाल धुले हैं, ऑयल्ड हैं, कूम्ड हैं, कोई ध्यान नहीं रखता था। उसने कपड़े अच्छे पहने हैं, क्लीन पहने हैं, नो वन बॉदर्ड अबाउट इट। बट जिस दिन भोली ने स्कूल जाना था उस दिन उसको अच्छे से नहलाया गया। उसको अपनी सिस्टर की पुरानी ड्रेस तो मिली पहनने के लिए, बट ये ड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम बिल्कुल क्लीन थी। उसके रूखे बालों में, ड्राई हेयर में ऑयल रब किया गया। अब जब उसकी काऊ थी लक्ष्मी, उसको भी इसी तरह से तैयार किया गया था बिफोर शी वॉज सोल्ड इन द मार्केट, राइट। उसको घर, मतलब उसको घर से ले गए थे ऐसे ही और उसको मार्केट में सेल कर दिया था। तो भोली के अंदर ये डर था कि मुझे भी मेरे लक्ष्मी की तरह, मेरे काऊ की तरह सेल कर देंगे। बट बाद में जब उसने सोचा, जब उसको तैयार किया गया तो उसको लगा कि नहीं, मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ ये मेरे घर से तो बेटर ही जगह होगी, दैट इज़ वाई मुझे इतना तैयार किया जा रहा है, राइट। तो उसका दिमाग इतना तो वो चलता था कि शी वॉज एबल टू मेक दिस जजमेंट। अब भोली का फर्स्ट डे स्कूल में कैसे था, जब वो स्कूल में गई, क्लासरूम में गई, तो उसको देखा बहुत सारी गर्ल्स हैं जो उसकी तरह बैठी हुई हैं। वो बहुत सारी क्लासरूम में गर्ल्स हैं। भोली बेचारे चुपचाप से डर के मारे एक कोने में बैठ गई। पर जब वो क्लासरूम में बैठी तो उसकी नज़रें पड़ी वॉल्स के ऊपर, क्लासरूम की वॉल्स के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स लगी हुई थी। उतने में टीचर आई और उसने टीचर ने उससे, भोली से उसका नाम पूछा, और भोली बेचारी नर्वसनेस के कारण शी स्टार्टेड स्टैमरिंग। जब उसने स्टैमर किया, उससे अपना नाम नहीं बोला गया, एंड शी वॉज इन अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, राइट, शी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो जब ये उससे उसका नाम भी नहीं बताया गया तो वो डर के मारे उसने रोना शुरू कर दिया। वो रोई और उसने स्टैमर किया तो जितने भी बच्चे क्लासरूम में थे वो सब उसके ऊपर हंसने लग गए। टीचर ने उस टाइम पे उसको कुछ नहीं बोला, चुपचाप से उसको बिठा दिया और जैसे क्लासरूम में चल रहा था वैसे उन्होंने अपना पढ़ाते गए। उसके बाद जब बच्चे क्लासरूम से चले गए तब टीचर भोली के पास आई बड़े प्यार से और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब टीचर ने इतने प्यार से भोली से उसका नाम पूछा कि अब भोली बिना स्टैमर किए वो अपना नाम बता पाई। मतलब उसने हल्का फुल्का स्टैमर किया बट शी वॉज स्टिल एबल टू से हर नेम इन सच अ वे दैट इट वॉज ऑडिबल टू द टीचर। टीचर को उसका नाम समझ में आया। फिर टीचर ने उसको समझाया कि बेटा आपने रोज़ स्कूल आना है
और टीचर ने उसको एक कलर्ड बुक ऑफ एनिमल्स भी दी और उसको एश्योर किया कि अगर वो रोज़ स्कूल आएगी तो बहुत जल्द वो ये बुक पढ़ पाएगी, और अगर उसने ये वाली बुक पढ़ ली तो फिर आगे चल के टीचर उसको इससे भी बड़ी बुक्स, बिगर बुक्स इन द फ्यूचर देंगे, राइट। अब इसके बाद है ना, हमारी कहानी जो है वो स्कूल के ऊपर फोकस नहीं करती। अब हमारे को दिखाया है कि टाइम हैज़ पास्ड, विलेज मतलब जैसे समय बीता, देन द विलेज ऑल्सो चेंज। अब वो विलेज नहीं रहा, इट हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू अ स्मॉल टाउन। और अब उस विलेज में देर आर मेनी फैसिलिटीज़ लाइक अ हाई स्कूल, फिर उसमें एक टिन शेड सिनेमा हॉल भी है। टिन शेड सिनेमा हॉल का मतलब होता है कि छोटा सा सिनेमा हॉल है, टिन का स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट लाइक द प्रॉपर सिनेमा हॉल्स दैट वी गो टू। और वहाँ पे डेवलपमेंट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ कॉटन जिनिंग मिल। जब भी किसी जगह पे, किसी गांव में जब मिल्स लगती हैं तो मिल्स ब्रिंग डेवलपमेंट, इंडस्ट्री ब्रिंग्स डेवलपमेंट, राइट। तो ये कॉटन जिनिंग मिल ये शो करता है कि उस विलेज में डेवलपमेंट आई थी। अब ये विलेज नहीं रहा था, ये एक छोटा सा टाउन बन गया था। और भोली भी अब बड़ी हो गई है, शी इज़ नाउ अ यंग वुमेन। अब एक रात होती है, भोली के पेरेंट्स उसकी शादी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि भोली के लिए बिशंबर नाथ करके एक आदमी है जिसका रिश्ता आया है। प्रॉब्लम ये है कि बिशंबर नाथ इज़ अ 50-year-old मैन, 50 साल का वो बूढ़ा है। ही इज़ अ रिच ग्रोसर, ग्रोसर होता है जो सब्जी वगैरह प्रोविजंस वगैरह बेचता है। मोर ओवर वो लिम्प भी करता है, उसकी एक टांग ठीक नहीं है, ही इज़ लिम्पिंग। ही इज़ अ विडोवर, उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है, ही इज़ अ विडोवर। नॉट ओनली दैट, ही हैज़ चिल्ड्रन हु आर एल्डर टू भोली, भोली से भी बड़े उसके बच्चे हैं, राइट, फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ। तो पेरेंट्स बोलते हैं चलो भोली के लिए तो कोई और रिश्ता आना ही नहीं है, तो चाहे ये रिश्ता अनसूटेबल है बट और कोई तो सिंस इससे शादी करेगा नहीं, तो लेट अस गेट हर मैरिड ऑफ टू बिशंबर नाथ। आप ये देखो, यहाँ पे एक आयरनिकल सिचुएशन है। विलेज टाउन ज़रूर बन गया बट जो विलेज के लोगों की सोच थी वो अभी भी वही सोच थी। लड़कियां सिर्फ शादी करने के लिए पैदा होती हैं, उनका अपना अस्तित्व, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इतना अनसूटेबल प्रपोजल होते हुए भी पेरेंट्स सिर्फ इसलिए हाँ कर देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो भोली की शादी करनी ही है और तो कोई करेगा नहीं, तो फिर 50 साल के बूढ़े से ही इसकी शादी कर दो। तो अब फादर वरिड हैं कि भोली ये रिश्ते को मना कर देंगी, बट उसकी मदर अनकंसर्न्ड है, बोलती है कि अगर आप बोलोगे भोली को तो वो मना नहीं करेगी। अब भोली शादी के लिए हाँ कर देती है। क्वेश्चन है कि भोली ने शादी के लिए हाँ क्यों किया? वाई डिड शी एग्री टू सच एन अनसूटेबल मैरिज? द रीज़न इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ अ पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की डिग्निटी, उनके ऑनर, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। उसके संस्कार, उसके कल्चर में ये था कि माँ बाप ने जो बोला है वो आपको सुनना है और मानना है। शी हैज़ टू डू वट एवर हर पेरेंट्स आस्क हर टू डू, एंड देयरफॉर जब उसके पेरेंट्स रिश्ता लाते हैं सो शी एग्रीज टू द मैरिज। अब शादी वाला दिन आ गया, राइट। प्रोसेशन भोली के टाउन में आई, राइट। नाउ आई एम नॉट यूजिंग द टर्म विलेज, नाउ आई एम यूजिंग द टाउन, आई एम यूजिंग द वर्ड टाउन क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है। अब वो प्रोसेशन जो है वो भोली के टाउन में आई एंड द प्रोसेशन केम विद अ लॉट ऑफ पॉम्प एंड शो, बड़े धूम धमाके के साथ, बैंड बाजे के साथ ये बारात भोली के टाउन में आई। भोली वॉज ड्रेस्ड इन रेड सिल्क, और जब वरमाला होने लगी, जब गार्लैंड एक्सचेंज होने लगा, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट बिशंबर सॉ भोलीज फेस। और जैसे ही उसने भोली का चेहरा देखा उसने शादी करने से मना कर दिया। बोलता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, अगर आप चाहते हो कि मैं इससे शादी करूं तो मेरे को आपको 5,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। भोली के पेरेंट्स गिड़गिड़ाने लगे, दे वर थंडरस्ट्रक। उन्होंने बहुत बहुत मिन्नतें करी कि नहीं आप भोली से शादी कर लो, 5,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, हम आपको 2,000 रुपये दे सकते हैं, बट वो नहीं माना। जब रामलाल ने अपनी पगड़ी उतार के बिशंबर नाथ के पैरों में रखने लगा था, इट वॉज देन
दैट भोली स्टूड अप, शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर नाथ। शी सेड कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी जो मेरे से पैसे के लिए शादी कर रहा है, राइट। इसकी भोली की ये बात सुन के पूरा गांव, उसके पेरेंट्स, सब, हर एवरीवन वाज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक का मतलब होता है शॉक से उनकी बोलती बंद हो गई थी। सब ने भोली को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि लड़कियां इतनी ज़ुबान नहीं लड़ाती हैं। दे क्रिटिसाइज हर फॉर हर डिफाइंस। डिफाइंस इज DEFIANCE। हर मतलब जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि लड़कियों को मुंह नहीं खोलना चाहिए, दूसरों के साथ ज़ुबान नहीं लड़ानी चाहिए। सो एवरीवन इन द टाउन स्टार्टेड कर्सिंग हर, स्टार्टेड स्कोल्डिंग हर। और भोली ने सबको चुप करा दिया ये कह के दैट आई एम नो लॉन्गर अ डम काउ। बोलती है कि मैं वो भोली नहीं हूँ जो चुपचाप से सारी गलत बातें सुन लूँगी। मैं सुलेखा हूँ, आई एम सुलेखा नाउ। उसने अपने पेरेंट्स को एश्योर किया कि आप चिंता नहीं करो, आपके ओल्ड एज में मैं आपके साथ रहूँगी, मैं आपका ध्यान रखूँगी और मैं अपनी लाइफ में एक टीचर बन के अपनी लाइफ को गुजारूँगी। जैसे मेरी टीचर ने मेरी लाइफ को बेटर बनाया है, वैसे ही मैं दूसरों बच्चों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करके उनको बेटर बनाऊँगी। ये बोलते हुए सुलेखा ने अपनी टीचर की तरफ देखा, हु वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर लुकिंग एट उनके बीच में कोई वोकल कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बट भोली की बात सुनकर भोली की टीचर ने उसको स्माइल दिया। दिस स्माइल इज इंडिकेटिव ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गिवन बाय द टीचर टू भोली, राइट। तो अब जो एंडिंग ऑफ द स्टोरी है दैट इज क्वाइट डिफरेंट to the regular ending, right? It is completely opposite to expectations. Discuss the entire story, it is important to discuss the ending. ये कहानी का एक regular ending नहीं है, it is opposite to expectations. जो हमारी protagonist है भोली, that is सुलेखा, वो अपनी किस्मत पे रोती नहीं है. She does not lament or cry over her situation or ill fortune. बल्कि वो एक बहुत बोल्ड स्टेप लेती है ऑफ रिफ्यूजिंग टू मैरी एन एज्ड एंड ग्रीडी पर्सन लाइक बिशंबर। भोली ने बहुत बड़ा करेजियस स्टेप उठाया कि ऐसी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में उसने अपने मुंह से मना किया कि मैं बिशंबर से शादी नहीं करूँगी। नॉट ओनली दिस, उसने एक और अच्छा डिसीजन लिया टू सर्व हर पेरेंट्स। हमारी सोसाइटी में बिलीव किया जाता है कि इट इज़ द सन्स हु सर्व द पेरेंट्स, बट भोली ने उस एरा में ये अनाउंस किया दैट शी विल नॉट मैरी, शी विल सर्व हर पेरेंट्स। नाउ व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? ये उसमें करेज कहाँ से आया? दिस वॉज ऑल थैंक्स टू हर एजुकेशन, दिस वॉज ऑल थैंक्स टू हर टीचर। उसकी टीचर ने अगर फर्स्ट डे पे उसके साथ इतने प्यार से, इतना केयरिंगली उसको नहीं समझाया होता, उसका ध्यान रखा होता, तो हो सकता है भोली कभी भी सुलेखा नहीं बनती, राइट। ये चैप्टर हमें शो करता है हाउ एजुकेशन कैन कर्ब ऑल द सोसाइटल लेवल्स। सारी मुसीबतों को ख़त्म कर सकता है, सारी जो हमारी समाज में जो बुराइयां हैं उनको अगर हमें ख़त्म करना है, देन एजुकेशन इज़ द ओनली वे। नाउ एट द एंड भोली इज़ नो लॉन्गर सुलेखा। सुलेखा मीन्स अ पर्सन विद गुड लक। अब वो लड़की है जिसने खुद के लिए गुड लक लाया है by becoming an educated and a strong woman. So with this I end the chapter. If you have any questions, you can write it in the comment section. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.